इन चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स। सोचने का तरीका बदल जाएगा आपका, इस बात का यकीन दिलाते हैं। शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा बातें करना बेकार है। बेटा नाम है इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब। सबसे पहले तो इन तीनों में डिफरेंस समझो, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इन तीनों को मिलाकर आप अपनी राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग पावर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम लोग करेंगे। ईडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स में आप जब बात करते हो तो पहला वर्ड लीजिए ईडियम। ये जो ईडियम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ईडियो से बना है। ईडियो प्लस एम इज इक्वल टू ईडियम। अब एम शब्द का मतलब ग्रीक में हो जाता है फ्रेंड, साथ का मीनिंग देते हैं, और ईडियो शब्द का मतलब होता है स्पेशल। तो ईडियम का मतलब होता है कि दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। वर्ड ग्रुप दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, एक ऐसा शब्द समूह जिसकी अपनी एक विशेष मीनिंग होती है, विशेष अर्थ होता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ईडियम। अब जब ईडियम की आप बात करते हैं, इसलिए आप देखो ना कि आपके सोसाइटी में कोई अगर बहुत कोई विशेष काम करता है तो उसको आप बड़े प्रेम से क्या बोलते हैं? आप प्रेम से कहते हैं इडियट। और मत कहना कि इडियम तो पागल होता है, क्योंकि हमारे कहने से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं हो जाता। अच्छा सोचो ना कि पागल कौन है? जो हमारी सोच के विपरीत कार्य करता है वो पागल है, भले ही उसका काम सही ही क्यों ना हो। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो लोगों ने कहा कि पेड़ पौधे कैसे सांस ले सकते हैं, ये जगदीश चंद्र बसु तो पागल है। और फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कैस्कोग्राफ के थ्रू इस बात को प्रूफ कर दिया कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो पूरी दुनिया उनके बनाए हुए सिद्धांतों के पीछे पीछे चलने लगी। जब न्यूटन स्कूल से भागकर सेब के पेड़ के नीचे बैठा और जब पेड़ गिरा, सेब गिरा, पेड़ का गिरा, सेब गिरा जमीन पर और उसने कहा कि जमीन के अंदर चुंबक है, लोगों ने कहा पागल है, जमीन में चुंबक कहां होगा। आज देखो लॉ ऑफ ग्रेविटी फिजिक्स का कितना बड़ा सिद्धांत है। तो बेटा इडियट का मतलब पागल नहीं होता, पागल हम उसी को कहते हैं जो हमारे बनाए हुए सिद्धांतों के विपरीत चलता है। लेकिन आपके कहने से कोई पागल हो जाएगा क्या? तो ईडियम शब्द में आ जाओ। ईडियम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे अगर हम बोलें एन एप्पल ऑफ आई, एन एप्पल ऑफ आई। अब इसमें देखो ना कि इसमें जितने वर्ड हैं ये सब एक स्पेसिफिक मीनिंग के साथ नहीं है, एक जनरल मीनिंग के साथ है। कि एन एप्पल एक सेब, ऑफ का आंखों का सेब। अब आंखों का सेब होना मतलब आंखों पे वैसे सेब रख लेंगे? नहीं, तो इसकी मीनिंग है वेरी डियर। तो अब ये कैसे पता लगा कि ये ईडियम ही है? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो सिंबल हैं देखने का। आंखों से हम चीजों को देखते हैं, ये काम है आंखों का। और देखते हम क्या हैं? कुछ कहते हैं कि जो हमारे चारों तरफ है हम उसे देखते हैं। कितना गलत बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? जो हमारे चारों तरफ है हम उसे नहीं देखते, हम वास्तव में उसी को देखते हैं जिसको देखना चाहते हैं। इसका मतलब देखने का काम इज द सिंबल ऑफ लाइकनेस। और एप्पल, सबको पता है कि एक बहुत पुराना सा कोट है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि रोज एक सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। मतलब जो एप्पल है वो सिंबल पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव टर्म दैट वी वांट टू सी, कुछ ऐसा जिसको हम देखना चाहते हैं, एन एप्पल ऑफ आई, तो आंखों का तारा होना। तो ये इडियोमेटिक जो मोड है आपका, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये अपने साथ स्पेसिफिक
टर्म्स कैरी करता है। और बेटा ये जो ईडियम्स हैं ग्रामर में 4 कंडीशन कैरी करती हैं, 4 टर्म्स कैरी करते हैं। नंबर फर्स्ट नाउन और एडजेक्टिव का एक ग्रुप होता है, इसमें 2 हैं नाउन एडजेक्टिव, लेकिन दोनों मिलकर एक ग्रुप होते हैं। और दूसरा है आपका वर्ब और एडवर्ब, ये 2 मिलकर एक ग्रुप होते हैं। मतलब कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ईडियम्स बट they are divided in 2 categories. First one is noun and adjective and the next one is verb and adverb. और जो क्वेश्चन पूछता है वो उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग पूछता है। हम लोग जब शुरू करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस तो हम लोग शुरू से करेंगे, मतलब कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब इस तरीके से कैटेगराइज करते हुए एक साथ एक दूसरे को लिंक करते हुए इस तरीके से चलेंगे कि आपको लगेगा कि इडियम और फ्रेज बहुत आसान है। इसके बाद ईडियम के बाद दूसरा आता है फ्रेज। फ्रेज शब्द को आप जब ब्रेक करते हैं तो पहला वर्ड आता है फ्रा। फ्रे या फ्रास शब्द और प्लस एएससी इज। फ्रा या फ्रे शब्द का मतलब होता है कंबाइंड। तो फ्रेज का मतलब वाक्यांश कहते हैं इसको, कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज फॉलोड विद अ स्पेसिफिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि जो स्पेसिफिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू बना होता है उसको आप क्या बोलते हो, फ्रेज कहते हो। अब फ्रेज में बेसिकली 2 फ्रेज काफी फेमस हैं, नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज। क्योंकि आप जब नाउन फ्रेज की बात करते हो तो नाउन फ्रेज के साथ साथ एडजेक्टिव फ्रेज भी उसमें जुड़ जाता है, और वर्बल फ्रेज की बात करते हो तो वर्बल फ्रेज में आपका एडवर्बियल फ्रेज भी उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो आप जब बात करते हैं फ्रेज की तो फ्रेज स्पेसिफिक मीनिंग नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज दोनों लेके चलता है। जैसे हमने कहा कि बाय चांस, अब आप देखो कि ये बाई द्वारा चांस मौका, लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो मीनिंग अलग हो गई। जैसे लुक इनटू फॉर, अब इसकी मीनिंग कुछ और हो गई, लुक इनटू फॉर इन द सर्च ऑफ। तो ये कैसे बना, किस नाउन पे कौन सा प्रीपोजिशन, किस वर्ब पे कौन सा प्रीपोजिशन, ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। और फ्रेजल के क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि फ्रेजल अगर आपको ढंग से बनाना या यूज करना आ गया तो कंपटीशन में तो खैर ये बहुत ज्यादा कामगार है, बहुत ज्यादा टेंशन देता है बच्चों को। कंपटीशन में तो ये कामगार है ही है। ये राइटिंग एबिलिटी भी आपकी अच्छी कर देगा, ये आपकी स्पीकिंग पावर भी अच्छी कर देगा। मतलब ये ओवरऑल ग्रूम करता है हर तरह से, वोकैब ओवरऑल ग्रूम करती है हर किसी की। लोग इस चीज को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल इंप्रूवमेंट वोकैब के थ्रू पॉसिबल है। और तीसरा है बेटा प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स में आप बात करते हैं तो प्रो शब्द का मतलब होता है फॉर द फ्यूचर। 2 वर्ड होते हैं प्री और प्रो। तो प्री शब्द का मतलब होता है पहले, एक कदम पहले, और प्रो का मतलब होता है आगे, इसलिए प्रोएक्टिव एक शब्द होता है, आपने सुना होगा प्रोएक्टिव। तो एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, प्रो मतलब फ्यूचर, तो प्रोएक्टिव का मतलब हाइपर एक्टिव, जो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। तो आप जरा बात समझें कि प्रो का मतलब होता है फॉर द फ्यूचर, आगे, और वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन, क्रियाएं। तो प्रोवर्ब्स का मतलब हम इसमें ऐसे वर्ड्स को रखते हैं, ऐसे टर्म्स को रखते हैं जो लोकोक्तियों के आधार पर होता है। मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो हमारे लोगों ने कहा है, लेकिन उसका जो मैसेज है, जो उसका एसेंस है, वो हमारी फ्यूचर के लिए है, हमारी जनरेशन के लिए है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पढ़े पारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। अब इसमें ना कोई ग्रामर काम कर रहा है, ना कोई ग्रुप काम कर रहा है, ये पुराने जमाने से हमारे लोग कहते चले आए हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन एंशिएंट डॉट्स, इट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, द कोटेशंस दैट आर फॉलोड बाय आवर फोरफादर्स, दैट इज फॉलोड इन आवर सोसाइटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि फॉलो होती चली जा रही है। कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लग जाना, दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज इन हिंदी, बट यू नो
कि वर्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है और जितने भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, जितने भी प्रोवर्ब्स के एक्सप्रेशंस आते हैं, वो सब हिंदी से कनेक्टेड ही हैं। ये इम्पॉसिबल है कि आप ये बोलो कि इंग्लिश के अपने स्पेसिफिक प्रोवर्ब्स होते हैं, नहीं। किसी भी लैंग्वेज का प्रोवर्ब्स आप उठा लोगे, किसी भी लैंग्वेज का इडियम उठा लोगे, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत से जरूर है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स। इडियम में ग्रामेटिकल अप्रोच चलेगी, फ्रेजेस में नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज के ऊपर बात करेंगे, प्रीपोजिशन, नाउन और वर्ब को मिलाकर, और इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब जाके ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स। चलिए, डिफरेंस होने के बाद अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इडियम, और ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी और पेन अपने पास रखिए। इंट्रोडक्शन के बाद, डिफरेंस बताने के बाद कि इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे इडियम। जैसा कि हमने कहा कि इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स में जो आपका इडियम्स है, ये ईडियो प्लस एएम के साथ जुड़ा हुआ है, जहां ईडियो का मतलब स्पेसिफिक होता है और एएम का मतलब फ्रेंड होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इज नोन एज इडियम। ये कहानी हो चुकी है। अब हम लोग जब इडियम को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं इडियम के, वो चार तरीके से होते हैं। पहला नाउन इडियम होता है, दूसरा एडजेक्टिव इडियम होता है, तीसरा वर्ब इडियम होता है, और चौथा एडवर्ब इडियम होता है। ये चार तरीके से इडियम कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसके अंदर भी नाउन और एडजेक्टिव, ये दोनों एक साथ एक ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं। आप देखो ना कि जहां जहां नाउन आता है, वहां वहां हर नाउन के साथ, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, एक अंडरस्टूड, एक हिडन एडजेक्टिव होता ही होता है। और अगर एडजेक्टिव है तो उसका कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। ठीक है, सेम मैनर यहां भी चलता है कि वर्ब का जो कन्वर्जन होता है वो एडवर्ब के साथ होता है, और वर्ब और एडवर्ब मिलाकर इडियम का दूसरा ग्रुप बनाते हैं। अब वर्ब क्या है पता है आपको कि एनी काइंड ऑफ डूइंग एक्शन इज कंसीडर्ड एज वर्ब, और एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ डूइंग एक्शन एज वेल एज एन एडजेक्टिव, कि वो डूइंग एक्शन और एडजेक्टिव दोनों को जो वर्ड क्वालिफाई कर देता है उसको आप एडवर्ब कहते हैं। अब जब हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला तो आप ये फॉर्मेट समझो कि आपको क्वेश्चंस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो होता है क्या कि आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया, और उस क्वेश्चन के बाद यहां पे क्या करेगा कि ए बी सी डी और कुछ केसेस में ई लगाकर इसके ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन ए बी सी डी ई इसमें से कौन सा इडियम आपका एक्यूरेट है या इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। एक बात बहुत क्लियर करना बेटा, कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर पे जाओगे तो ऐसी पोजीशन में कभी भी आपका आंसर या तो ग्रुप रिलेटेड होना चाहिए या फिर वो सेगमेंट रिलेटेड होना चाहिए। होता है कैसे, जैसे सपोज दैट आपका इडियम दिया नाउन का, आपने ये पहचान बताते हैं अभी हम कि आप कैसे पहचान करोगे कि ये नाउन का इडियम है कि ये एडजेक्टिव का इडियम है कि ये वर्ब का इडियम, पहचान कैसे करोगे ये हम अभी आपको क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप समझो कि सपोज आपका इडियम नाउन का है, तो जो आंसर होगा बच्चे वो फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें से नाउन के ऊपर जाओगे, और अगर नाउन है नहीं है तो नाउन के साथ एडजेक्टिव के साथ जाओगे। यानी कि नाउन या एडजेक्टिव का इडियम अपने आंसर नाउन या एडजेक्टिव में ही कैरी करेंगे। इसका मतलब कि अगर इन दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन वर्ब या एडवर्ब का अगर है तो वो आप इजीली क्या काम करेंगे, वहां से एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सेम चीज एंटो, सिनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी फॉलो होता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस ग्रामेटिकल मोड का क्वेश्चन होगा उसी ग्रामेटिकल ग्रुप या उसी ग्रामेटिकल मोड में आपका आंसर भी चाहिए, चाहे वो इडियम फ्रेज प्रोवर्ब्स में हो, चाहे वो एंटोसिनो में हो,
चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो। स्पेलिंग में ये पॉसिबल नहीं है, होमोफोन, होमोनिम्स और होमोग्राफ वो अलग से ही आते हैं स्पेसिफिक ग्रुप में। तो अब यहां पे कहानी शुरू हो रही है कि हम सबसे पहले ईडियम शुरू करने वाले हैं कौन सा, नाउन और एडजेक्टिव ईडियम। और यहां से आपको दिखेगा कि पहचान कैसे होनी है। ठीक है, चलिए ध्यान से शुरू कीजिए। आप पहले बात करें idioms with noun and adjective। जैसा कि हमने आपसे बताया कि नाउन और एडजेक्टिव से आप जब इडियम बनाते हैं तो आप नाउन ही क्यों न रखें, उसमें एडजेक्टिव कनेक्ट हो जाता है। यानी हर नाउन के अपने स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स कनेक्टेड होते हैं। और आप क्या काम करते हैं, अगर नाउन के साथ कोई नॉन स्पेसिफिक एडजेक्टिव डाल देते हैं तो फिर नाउन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम जब बात करते हैं नाउन की, तो आप समझो कि नाउन या एडजेक्टिव इडियम की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले पहचान कैसे होगी, तो पहचान में देखो आप क्या है कि जो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, जो आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा, वो किसी आर्टिकल से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि हमने बोला था कि एन एप्पल ऑफ आई, तो अब ये कौन सा इडियम है, ये नाउन इडियम है। कैसे पता लगाया, क्योंकि ये आर्टिकल आ रहा है। पहली चीज तो पहचान, क्योंकि अगर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के थ्रू आप उसके ग्रामेटिकल ग्रुप की पहचान नहीं कर पाएंगे तो फिर आप आंसर में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पहचान। ठीक, दूसरा इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं, तो नाउन से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम एक इडियम लें, कैट्स एंड डॉग्स, ये काफी फैशनेबल सा इडियम है, काफी पॉपुलर सा इडियम है कि कैट्स एंड डॉग्स। अब आप देखो कि कैट्स एंड डॉग्स में यहां ये दोनों के दोनों आपके नाउन है, तो ये जो कंडीशन होती है ये भी आपका क्या है, ये नाउन या एडजेक्टिव का इडियम है। तीसरा इडियम होता है कि आप एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से भी जो स्टेटमेंट या जो एक्सप्रेशन स्टार्ट होते हैं वो आपका जो है वो क्या है, वो आपका नाउन या एडजेक्टिव का इडियम है। जैसे लॉफिंग बुद्धा। अब लॉफिंग बुद्धा, अब बुद्धा नाउन है और उसके पहले ये जो वर्ड आप लगा रहे हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा इडियम हो गया, ये नाउन या एडजेक्टिव का इडियम हो गया। ठीक है, जैसे डाइट लॉयन। अब डाइट रंगा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, लॉयन नाउन। अब डाइट लॉयन, ये भी आपका क्या है, नाउन या एडजेक्टिव का इडियम है। तो इन टर्म से आप समझ सकते हैं कि जो आपका इडियम है, पहले देखो पहचान इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी शत्रु पर तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आपको उसकी ढंग से पहचान हो। तो पहला स्टेप यह है बेटा कि आप ये पहचानो कि नाउन एडजेक्टिव्स और नाउन और एडजेक्टिव के जो इडियम्स हैं वो किस तरीके से आपकी पकड़ में आ गए। अगर इनसे कोई इडियम स्टार्ट हुआ है तो फिर वो आपका नाउन और एडजेक्टिव। देखो नाउन आता कहाँ कहाँ है, एडजेक्टिव के साथ आता है, आर्टिकल के बाद आता है, पजेसिव केस का प्रोनाउन है, माई है, आवर है, योर है, हिज है, देयर है, इनके साथ आता है। कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये उनके साथ भी आता है। फिर व्हाट,
हाउ, इसके साथ एक्सक्लेम कंडीशन आती है कि व्हाट अ फूल यू आर, तो वहां भी आपका नाउन और एडजेक्टिव कैरी करता है। तो ये तमाम टर्म्स यहां भी तो फॉलो होंगे ना। तो अब आपने पहचान कर ली कि किस तरीके से आप ये समझ गए, आपकी पहचान में ये बात क्लियर हो गई कि अब आप नाउन या एडजेक्टिव्स के ईडियम को कैसे पहचानेंगे। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन एडजेक्टिव, और नाउन एडजेक्टिव एक एक करके देखिएगा कि कितना आसान है। हम जब नाउन एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास 5 नाउन हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और घबराइएगा मत, हम आपको दोबारा नाउन के ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अब ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर ली है, नाउन के ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर चर्चा हो चुकी है। हाँ, कुछ कलेक्टिव नाउन के टर्म्स हैं, कुछ स्पेसिफिक नाउन के टर्म्स हैं, वो हम लोग अभी इसके बाद के सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब ईडियम बनाते हैं आप, तो ईडियम बच्चे ये 5 के 5 नाउन से बनते हैं, और इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो 70% जो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस बनते हैं नाउन में, वो कॉमन नाउन से बनते हैं, और बाकी सब मिलाकर 30% का रेशियो कवर करता है। तो बाकी सब से 30% और अकेले कॉमन नाउन से 70% के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम सबसे पहले एक एक, क्योंकि देखो कम आए चाहे ज्यादा आए, हमारा काम यह है कि हम आपको पूरा बताएं, क्योंकि आप जो चीज दोगे उसको कहते हैं परीक्षा, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। दूसरे की इच्छा में क्या पूछना चाहता है इसकी जानकारी ना हमें हो सकती है ना आपको हो सकती है। तो पर इच्छा यानी दूसरे की इच्छा के साथ अगर हम जानते हैं तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम एक कंप्लीट स्टडी करें, क्योंकि अगर हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं है तो फिर आधा अधूरा ज्ञान नीम हकीम खतराए जान। तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर नाउन से ईडियम पे हम चर्चा करेंगे, फिर कॉमन नाउन से, मटेरियल नाउन से, हम लॉजिक पे बात करेंगे, हम कुछ भी रटने रटाने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू। पहला पॉइंट है आपका ईडियम विद प्रॉपर नाउन। अब एक चीज बहुत क्लियर करना कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, पहले तो ये समझो। तो प्रॉपर नाउन में द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक प्लेस, जो अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, जिनका कहीं कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं होता है, उनको आप क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन का मतलब ये नहीं हो गया, प्रॉपर नाउन के ईडियम का मतलब ये नहीं हो गया कि आप किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ ईडियम बना लीजिए, आप अपने ही नाम के साथ ईडियम बना लीजिए। सपोज दैट आपका नाम अगर लड्डू सिंह है या आपका नाम बर्फी रानी है, तो आप लड्डू सिंह या बर्फी रानी से ही ईडियम बना लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान दो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ लैंग्वेज दैट इज नोन एज अ ग्लोबल लैंग्वेज. So it is quite impossible that when we are going to convert a noun, a proper noun in idiomatic expression, that must has a global connection and universal connection. जिस किसी भी प्रॉपर नाउन को आप यूज करेंगे, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो, चाहे वो किसी थिंग का नाम हो, जिस किसी भी चीज को आप यूज करेंगे वो एक यूनिवर्सली कनेक्टेड कंडीशन में होना चाहिए। अब यूनिवर्सली कनेक्टेड कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी नाउन के साथ बनाएंगे। हमने बार बार कहा, आप उसी पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करेंगे जो मैक्सिमम मास के साथ कनेक्टेड हो, और जब आप उनका यूज करेंगे तो उनके नाम के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जो सिंबॉलिक क्वालिटी है, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो जिस चीज के लिए वो फेमस हैं, उस सिंबॉलिक क्वालिटी को यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अपने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नाम से बना सकते हैं ईडियम, नहीं।
अपने सांसद के नाम से या अपने एमपी एमएलए या अपने पार्षद के नाम से बना सकते हैं? नहीं। अपने नाम से बना सकते हैं? नहीं। हम किसके नाम से बना सकते हैं? दैट इज कनेक्टेड विद मास, विद जेंट्री। इसका मतलब हम उन सभी लोगों के साथ ईडीएम प्रॉपर नाउन में बना सकते हैं जो मास ओरिएंटेड है। मतलब हम महात्मा गांधी के साथ बना सकते हैं, जितने हमारे साइंटिफिक हुए हैं, जो साइंटिस्ट, जो हमारे रिसर्चर हुए हैं, जैसे कि हमारे थॉमस अल्वा एडिसन हुए हैं, न्यूटन हुए हैं, जेम्स वॉट हुए हैं, उनके साथ बना सकते हैं। कोई फेमस स्टोरी है और उस स्टोरी को बहुत हाई लेवल पे हमने बात की, जैसे कि हमने कहा पेंडोरा बॉक्स, उसमें एक विचक्राफ्ट की स्टोरी है, या आपने ट्रॉय के बारे में सुना होगा, लकड़ी का घोड़ा, उस हॉर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये बन सकता है। मतलब यूनिवर्सली थिंग्स। सिंड्रेला की आपने कहानी सुनी होगी, सिंड्रेला की स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने सुना है और जिसका कनेक्शन मैक्सिमम मास के साथ है, मतलब जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से जो परे है, जो जितनी आसानी से इंडिया में समझा जा सकता है उतनी ही आसानी से वो इंग्लैंड में समझा जा सके, अमेरिका में समझा जा सके, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, वर्मा, चाइना, हर जगह समझा जा सके। आप केवल उन्हीं नाउन को उठाएंगे, आप किसी भी नाउन को नहीं उठा सकते। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो इडियम्स बनाएंगे उसमें उस पर्टिकुलर नाम की सिंबॉलिक क्वालिटी के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। तो कुछ इडियम्स हम लोग यहां पर देखते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रॉपर नाउन से इडियम किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर हम एक इडियम लें, और देखो इडियम्स के पूछने का तरीका, पहले इस पे हम बात कर लें, इसके पहले कि स्टार्ट करें। दो तरीके से आपके क्वेश्चन पूछता है। नंबर फर्स्ट, सेंटेंस बेस्ड। सेंटेंस बेस्ड इडियम कैसे पूछता है? ये 10+2 लेवल की परीक्षाओं में आता है। इसमें क्या होता है कि एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है और बीच में एक इडियम आता है और इसको या तो इटैलिक कर देगा या फिर इसको बोल्ड कर देगा या फिर इसको अंडरलाइन कर देगा, कुछ भी कर लेगा, और फिर ऑप्शन दे देगा। और इन 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ से इसका बेस्ट ऑप्शन जस्टिफाई करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि केवल इस इडियम की वैल्यू नहीं रह जाती है, आपको ये रेस्ट ऑफ द जो भी सेंटेंसेस में वर्ड्स हैं इनको कनेक्ट करके उस इडियम के साथ कोरिलेट करना होता है। तो सेंटेंस बेस्ड इडियम आसान हो जाता है करना। आप पेपर ले लीजिए, एनडीए की पेपर हो गया, एसएससी में 10+2 कुछ के पेपर हो गए, या फिर हमारे जो हैं कि जो लोअर परीक्षाएं होंगी, जैसे कि हमारा एकेडमिक बेस्ड पेपर हो गए हमारे, उसके अलावा हमारा एयरफोर्स का पेपर है, नेवी का पेपर है, या जो आपके अदर आर्मी रिलेटेड पेपर होते हैं, उन सब में मैक्सिमम पेपर्स में जिनका बेस 10+2 लेवल में होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो सेंटेंस बेस्ड इडियम होता है, दूसरा होता है आपका रूट इडियम। रूट इडियम में क्या होता है कि रूट इडियम में केवल इडियम होगा, कोई सेंटेंस से कनेक्शन नहीं, और उस केवल इडियम के 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब केवल वो आपके जो इडियम दिए हुए हैं केवल उसके वर्ड्स को आपस में कोरिलेट करके आपको आंसर पिक करना होता है। और ये ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स में मैक्सिमम पूछा जाता है। पेपर जो ग्रेजुएट लेवल का होता है बहुत आसानी से इनसे पूछा जाता है। दूसरी चीज कि आप इनके साथ साथ जब आप रूट इडियम का यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपनी राइटिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राइटिंग में अगर स्पेसिफिक टर्म्स जोड़ दिए जाते हैं तो आप जो ऐसे लिख रहे हैं, आप जो लेटर लिख रहे हैं, उसमें आप एवरेज मार्क्स से ऊपर मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में ये बहुत काम करता है। अगर आप बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी स्पीकिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप कहीं किसी मंच पर, किसी स्टेज पर आप कुछ बोल रहे हैं और उसमें आप इस तरीके से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ या फ्रेजल एक्सप्रेशंस के साथ आप जा रहे हैं, तो आपकी बोलने की कला में और ज़्यादा निखार आता है और फिर आप
को लोग और ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर लेवल पे, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कंपटीशन, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कहा कि प्रॉपर नाउन से कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, थोड़ा इस पे हम बात करेंगे। अब प्रॉपर नाउन से क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए, तो घर से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। I have to leave Gandhi's stick for solving this matter. I have to leave Gandhi's stick for solving this matter. और हम ऑप्शन दे रहे हैं, और फिर ध्यान से देखना कि किस तरीके से तुम्हारा ग्रामर और तुम्हारा नॉलेज अगर एक साथ जुड़ जाए तो आपको किस तरीके से डाउट के दलदल से निकाल के बाहर कर सकता है। ऑप्शन है बेटा, पीस एंड नॉन वायलेंस, नॉर्मेलिटी, जनरल कंडीशन, वे ऑफ महात्मा गांधी। और ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका नाउन बनेगा, ये सॉरी कौन सा आपका ऑप्शन होगा, कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन है कि आई हैव टू लीव गांधीज स्टिक फॉर सॉल्विंग दिस मैटर, और हमने कहा बेटा आंसर दो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या काम करेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट कहां चला जाएगा, पीस एंड नॉन वायलेंस के साथ, क्योंकि पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, वो गांधी के साथ सीधा सिंबल है, कि गांधी जी के साथ सीधा आपका सिंबॉलिक है पीस एंड नॉन वायलेंस। आप कहेंगे पीस एंड नॉन वायलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आप ये भूल गए कि इसमें केवल इतनी सी कहानी नहीं थी, कहानी इसमें ये भी था, बाकी सारे थे। गांधी स्टिक को लीव करना है। सबसे पहले हम गांधी स्टिक के ऊपर चले जाएं, तो स्टिक का मतलब होता है छड़ी। अब छड़ी का काम मारना नहीं होता है, छड़ी अर्थात लाठी, इसका काम मारना नहीं होता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि उनको मजबूरी में मारना पड़ता है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन छड़ी का वास्तविक काम होता है, लाठी का वास्तविक काम होता है रास्ता दिखाना, टू शो द वे। इसलिए हम लोग ईडियम लेके चलते हैं अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी या बुढ़ापे की लाठी का मतलब क्या, कि जो अंधे की हेल्प करे उसको सही रास्ते पर, सही रास्ता दिखाने में, जो बुढ़ापे में आपको हेल्प करे वो अंधे की लाठी या बुढ़ापे की लाठी का केस बनता है। तो पीस एंड नॉन वायलेंस मैक्सिमम जब इस आंसर के साथ जुड़ेंगे तो उनको लगेगा हम बिल्कुल सही किया, क्या गलत क्या किए। देखो, गांधी स्टिक छोड़नी है। अब गांधी का स्टिक अगर छोड़ते हैं तो हम छोड़कर पीस एंड नॉन वायलेंस को छोड़ दिया, सपोज दैट। तो सबसे पहली कंडीशन कि इसको छोड़कर आप कर क्या रहे हैं, मैटर को सॉल्व कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप शांति छोड़कर अगर कोई मैटर सॉल्व करेंगे तो आप इसका मतलब तुरंत क्या हिंसक हो जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे। तो ये जो मोड है पीस एंड नॉन वायलेंस, ये 100% एक्यूरेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, 100% एक्यूरेट नहीं। नॉर्मेलिटी, जनरल कंडीशन और वे ऑफ महात्मा गांधी, ध्यान से समझो। स्ट्रक्चर है टू लीव, लीव वर्ब है,
वर्ब के बाद आप आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है नाउन। आपको नाउन चाहिए, नाउन ये चारों हैं, लेकिन आप देखो ना कि इन चारों में क्या है। सबसे पहले जो आपका रास्ता है ना, वे ऑफ महात्मा गांधी, ये बिल्कुल जो है रूटेड कंडीशन है, यानी कि ऑप्शन और क्वेश्चन अगर दोनों में वर्ड सिमिलर फॉर्म में है तो मैक्सिमम मोड्स में ऐसे वर्ड्स हम रिमूव कर देते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, चार में से कौन सा होगा, कभी भी आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा होगा इसके चक्कर में मत पड़ना। कौन कौन सा नहीं होगा, जब नहीं होगा क्यों समझ जाओगे तो होगा अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। तो पहली कहानी कौन कौन सा नहीं होगा, तो हमने बोला कि पहला नहीं होगा और चौथा नहीं होगा। अब आ गया दो, नॉर्मेलिटी और जनरल कंडीशन। आप देखेंगे कि दोनों का अर्थ एक ही है। नॉर्मेलिटी एक नाउन है, क्योंकि नॉर्मल एडजेक्टिव में ITY लगता है तो एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है, और जनरल कंडीशन में TION लगता है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है। ये पहचानने का तरीका है। देखा जाए तो ये दोनों के दोनों टर्म्स हैं, लेकिन जनरल कंडीशन आपकी परिस्थितियों की बात करता है जो कि आपके साथ कनेक्ट नहीं होता, और नॉर्मल या नॉर्मेलिटी होना किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होता है। ये कह रहा है कि मुझको छोड़ना है, तो जो छोड़ना है वो अपनी क्वालिटी छोड़नी है, मतलब कुछ ऐसा छोड़ना है जो उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। जबकि कंडीशन आपके साथ कनेक्टेड नहीं होती, आप कंडीशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे मोड में आप ये देख रहे हैं कि जनरल कंडीशन आपका आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। तो एक चीज हमने फिर बताने की कोशिश की आपको बेटा कि ईडियम और फ्रेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक बिल्कुल जैसे नहीं वो तांगे वाला घोड़ा होता है कि ऐसे लगा दिया और आगे देखना नहीं है, पीछे देखना नहीं है। एक बार एक बात बता रहे हैं तुमको, एक बंदा था, उसने अपने फ्रेंड से कहा कि यार मुझको रेलवे स्टेशन जाना है। उसने कहा देख एक काम कर, सीधे जा, कहीं मुड़ना मत, बिल्कुल सीधे है रेलवे स्टेशन। अगले दिन वो बंदा मिला और उसने पूछा कि यार तू पहुंच गया रेलवे स्टेशन? बोला पागल समझता है क्या? बोला यार मैंने तो बोला है सीधे जा। बोले सीधे जा, लेकिन कहाँ जा? मैं सीधे जाता हूं तो खंभा आता है, मैं टकरा जाता हूं बार बार। बोला यार थोड़ी बुद्धि लगा, मत टकरा, एक बार फिर जा। बंदा बात मान गया, वो फिर गया। अगले दिन फिर मिला, बोले पहुंच गया? बोले हाँ पहुंच गया। बोले खंभा आया था? बोले फर्स्ट क्लास, बिल्कुल आया था। बोले टकराया? बोले टकराया नहीं। बोले किया क्या? बोले मैंने अकल लगाई। बोले क्या अकल लगाई भाई, मुझको तो बता। बोले देख भाई, जब मैं जा रहा था तो खंभा आया, लेकिन मुझको पता था कि मैं इससे टकरा जाऊंगा, तो मैं टकराया नहीं, मैं खंभे के ऊपर चढ़ा, मैं खंभे से नीचे उतरा और मैं फिर चला गया। मतलब वो खंभे के किनारे से नहीं जा सकता था, ऊपर नीचे चढ़ के जा रहा था। ये दिमाग आप मत लगाना। कभी भी ध्यान देना कि क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन के सेंस पर जाना है, वर्ड्स पर नहीं जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। डाउटिंग थॉमस, और ये क्वेश्चन हमने देखा है कि एक आध साल पूछा गया है। अब डाउटिंग थॉमस ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसके ऊपर ऑप्शन ले रहे हैं। सक्सेसफुल, स्ट्रगलिंग, सैड, hard working. These are the four options. First one successful, second struggling, third sad, fourth hard working. हमने कहा कि अब ये आपका प्रॉपर नाउन से ईडियम है। अब एक काम करो कि इसका आंसर बताओ कौन सा होगा। थॉमस का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, पता है आपको ये बात, और उसके पहले 1200 प्लस एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे, और उसने फिर भी हार नहीं मानी और लास्ट में जाके उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। इसके अलावा उसने और भी बहुत सारे इन्वेंशन किए थे।
तो अगर हम बात करते हैं डाउटिंग थॉमस, तो थॉमस अल्वा एडिसन का जो सिंबल है ये पॉजिटिव है, ये सबको पता है। लेकिन आप जब बात करते हो इसके ऊपर डाउट करने का, संदेह करने का, तो मोड आपका नेगेटिव हो जाता है। अब हम थॉमस अल्वा एडिसन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो ईडियम का टर्म यहां पर नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक, तो जितने इसके अंदर पॉजिटिव हो सारे निकाल दीजिए। तो सक्सेसफुल पॉजिटिव है, स्ट्रगलिंग नेगेटिव है, सैड नेगेटिव है, हार्ड वर्किंग पॉजिटिव है। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, हार्ड वर्किंग पॉजिटिव होता है, मेहनती बंदा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, बचा दो ऑप्शन। हमने पहले भी कहा आपसे कौन सा होगा इस चक्कर में मत पड़ना, कौन कौन सा नहीं होगा। अगर ये हटाते चले जाओगे तो जो आंसर आएगा उसमें आप अपने आप को बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब बच गया बेटा दो, स्ट्रगलिंग और सैड। और थॉमस अल्वा एडिसन के स्टोरी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो थॉमस अल्वा एडिसन कभी भी सैड नहीं हुआ, यानी हम स्ट्रगलिंग की बात करते हैं क्योंकि हम थॉमस के ऊपर डाउट कर रहे हैं। और डाउट हम तभी तक करते हैं किसी के ऊपर जब तक वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में होता है। जिस दिन वो सक्सेस हो गया हमारा डाउट उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज स्ट्रगलिंग। ये भी प्रॉपर नाउन से है। ठीक है, और देखते हैं। The wooden Troy, the wooden horse, sorry. The wooden horse. और ऑप्शन ले लें। Something made of wood, something good and costly, unknown truth, something important। अब ये आपके पास क्वेश्चन है और ये आपके पास ऑप्शन है कि द वुडन हॉर्स। अब ये भी प्रॉपर नाउन से है। जैसे एक इडियम सुनते होंगे आप, पेंडोरा बॉक्स। तो वो सिंड्रेला की दादी के पास था, और या फिर वो विचेस थी चुड़ैलें उनके पास था। तो पेंडोरा बॉक्स का एक इडियम का आंसर निकल के आता है कि पेनेशिया फॉर ऑल द एक्स या प्रॉब्लम्स। पेंडोरा बॉक्स मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स के अंदर सब कुछ था। सिंड्रेला को जाना था, उसके पास रथ नहीं था, बग्गी नहीं थी, उसने बुढ़िया ने उसी में से निकाल दिया। चुड़ैलों ने को गिफ्ट देना था, उसने उसी में से निकाल के दे दिया। मतलब वो इतना सा बॉक्स था, उसके अंदर सब कुछ। वो अलादीन का चिराग वाली कहानी थी। तो वो स्टोरी उस फॉर्म को कनेक्ट कर रही थी। वही चीज यहां थी कि स्पार्टा की लड़ाई थी, पता है आपको, ट्रॉय। और उसमें जीतने के लिए क्या काम किया इन्होंने, कि इन्होंने एक काम किया कि जब ये देखा कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने एक काम किया कि वो उन्होंने अपनी सेना को नदी में अंदर तक ले जाकर छुपा लिया। एक बड़ा सा घोड़ा बनाया लकड़ी का, और उसके अंदर कुछ सैनिक छुपा लिए। अपोजिट साइड के लोगों ने देखा कि यार ये तो भाग गए, और ये जो हॉर्स छोड़ कर गए हैं ये हमारे बच्चों को खेलने के लिए गिफ्ट देकर गए हैं। लेकिन हकीकत में उसके अंदर तो सैनिक थे। पूरी रात जश्न का माहौल चला, शराब का दौर चला। रात भर पूरे सैनिकों ने शराब पी, पूरे राज्य ने शराब पी, सो गए। और घोड़ा खींचकर वो अंदर लेके चले गए थे कि ये तो गिफ्ट है। और जब वो सब नशे में बेसुध हो गए तो सैनिक निकले, मेन गेट खोला, पूरी आर्मी अंदर आ गई अपोजिट साइड की, सबको मार दिया, जीत लिया। तो इसका मतलब ये कि जो वुडन हॉर्स था
उसके उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, देखो प्रॉपर नाउन यही है कि पुरानी पिछली कहानियां, ये हो सकता है हमारे रामायण के साथ जुड़ जाए, महाभारत के साथ जुड़ जाए। हालांकि जो क्वेश्चन पूछता है उसमें जो आपकी क्रिश्चियनिटी बेस्ड जो स्टोरीज होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही आपकी जो है वो वहीं से आई है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आंसर जो है वो हमारे ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम दुनिया भर की चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक्चुअल में वो हमारे सोसाइटी के साथ, हमारे ट्रेडिशन में ही है कि जिन ढूंढा तिन पाइयों गहरी पानी पैठ, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस गहराई में जाने की जरूरत है। चलिए, तो इसमें हम देखें कि वुडन हॉर्स के साथ हमारा आंसर क्या हो रहा है, समथिंग मेड ऑफ वुड। ये सबसे पहले तो एलिमिनेट हो जाएगा आपका, क्योंकि वो स्टोरी के साथ कहीं से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। समथिंग गुड एंड कॉस्टली, अब भैया वुड जो है गुड हो सकता है, लेकिन कॉस्टली का सिंबल वुड के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। अननोन ट्रुथ और समथिंग इंपॉर्टेंट, ये देखा जाए तो ये दोनों हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अपोजिट साइड जिसके सैनिक घोड़े के अंदर थे उनके लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर हम स्टोरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हम उस कंट्री की बात करेंगे जो घोड़े को खींच के अंदर ले गया। यानी अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग हम जाएं तो स्टोरी के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंसी आ रही है वो अननोन ट्रुथ की आ रही है, न कि समथिंग इंपॉर्टेंट की आ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मोड है आपका प्रॉपर नाउन से इडियमेटिक एक्सप्रेशंस का। हमने बात की, देखो बेटा प्रॉपर नाउन से इडियमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे आपने बोला कि नेपोलियन पे आप बना लीजिए, तो नेपोलियन सिंबल है किस बात का, ब्रेवरी का, बहादुरी का। आप हिटलर पे बनाइए तो हिटलर क्रुएलिटी का सिंबल है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में विक्रमादित्य पे बन जाता है, विक्रमादित्य वो सिंबल है आपके जजमेंट के। जैसे आप डैनियल पे बात करते हो तो डैनियल सिंबल है आपका जजमेंट का। तो ये प्रॉपर नाउन के जो ईडियम्स होते हैं, ये प्रॉपर नाउन के जो ईडियम होते हैं वो बेसिकली उन्हीं नाउन के साथ कनेक्ट होते हैं जिनका ग्लोबल टर्म होता है, वो यूनिवर्सली कनेक्टेड होते हैं। नॉन ग्लोबल या बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने वाले या लिमिटेड जो प्रॉपर नाउन है, आपके अपने साथ जुड़े हुई चीज़ों के साथ हम ईडियम्स नहीं बनाते। लेकिन हम जिस किसी भी चीज़ के साथ ईडियम बनाते हैं प्रॉपर नाउन में, जिस किसी भी नाम के साथ ईडियम बनाएंगे, वो अपने सिंबॉलिक या अपने क्वालिटिव टर्म के साथ कनेक्ट होगा। अपने नाम से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी, उसका जो गुण होगा, इस पे हम बात करेंगे। तो ये बात हुई प्रॉपर नाउन से इडियम्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे हुए हैं, क्वेश्चन सीरीज में आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लॉजिक देना हमारा काम है। अब हम चल रहे हैं नाउन में उस इडियम सेक्शन की तरफ जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनता है, इडियम्स विद कॉमन नाउन। ध्यान से देखिए।